आज की कहानी यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, श्रीकांत अपने नगर में कई तरह के व्यापार कर करके थक गया, पर उसे सफलता नहीं मिली। पर श्रीकांत हिम्मत हारने वालों में से नहीं था। उसने सोचा शायद मैं जिस शहर में व्यापार करने की सोच रहा हूँ वह शहर मेरे राशि से मेल नहीं खाता। शायद मुझे परभोगी गांव कोई होगा, वहां पर जाकर व्यापार करना पड़ेगा। कुछ कुछ गांव ऐसे होते हैं, वहां पर यदि बाहर से आकर कोई व्यक्ति व्यापार करता है तो उसको सफलता फटाफट प्राप्त होने जाती है, मिलने लग जाती है। श्रीकांत के पास अब नाम मात्र के लिए सिर्फ 5 स्वर्ण मुद्राएं बची थी। वो 5 स्वर्ण मुद्राओं को लेकर अज्ञात दिशा के अंदर चल पड़ा। सोचने लगा कि 5 स्वर्ण मुद्राओं से मैं आराम से कहीं ना कहीं छोटा मोटा व्यापार कर लूंगा। पहले जमाने में पैदल ही यात्रा करनी पड़ती थी। कोई ज्यादा पैसे वाला हुआ तो घोड़ा गाड़ी में जाता था। श्रीकांत ने सोचा कि मेरे पास 5 ही स्वर्ण मुद्रा है, मैं आराम से घूमते घूमते किसी ना किसी शहर में पहुंच जाऊंगा और वहां के व्यापारियों का निरीक्षण करके कुछ ना कुछ छोटा मोटा व्यापार कर लूंगा। रास्ते में उसे एक संत महात्मा मिले। इसने प्रणाम किया। महात्मा ने भी आशीर्वाद देते हुए कहा कि आयुष्मान भव। पर महात्मा अपनी धुन में थे, अपनी मस्ती में थे। साथ साथ चलते हुए भी श्रीकांत को रास्ता बोझिल सा लगने लगा। सोचने लगा कि रास्ता तो अब उल्टा बोझिल हो गया, दुभर हो गया चलना। साथ में होते हुए भी ये महात्मा कुछ भी नहीं बात कर रहे हैं। ऐसे पूरा रास्ता कैसे कटेगा? श्रीकांत ने कहा कि महात्मन, आप ज्ञानी हो, तपस्वी हो, साधक हो, कुछ ना कुछ उपदेश देते हुए चलिए ताकि उन उपदेशों को श्रवण कर मेरे भी जीवन का उत्थान हो जाए, कल्याण हो जाए। महात्मा ने कहा कि वत्स, मैं एक उपदेश देने का 1 स्वर्ण मुद्रा लेता हूं। श्रीकांत सोचने लगा, 1 स्वर्ण मुद्रा, एक उपदेश के बदले में। सोचा कोई बात नहीं, महात्माओं का तो आशीर्वाद भी अपने लिए बहुत होता है। हो सकता है इनके उपदेश से मेरे व्यापार के लिए कोई ना कोई एक रास्ता सुगम हो जाए। और उसने कहा ठीक है महात्मा, ये लीजिए 1 स्वर्ण मुद्रा। महात्मा ने कहा कि देख भाई, तुम व्यापार करने जा रहे हो, कदाचित तुम्हें व्यापार करने का मौका नहीं मिले। ऐसे समय में तुम्हें जो भी काम करने के लिए कहा जाए, नौकरी करनी पड़े, चाकरी करनी पड़े, तो ना मत कहना। जो भी काम मिले कर लेना। उपदेश खत्म। श्रीकांत सोचने लगा, ये बात तो मैं भी जानता हूं, कुछ भी नहीं रहा तो कुछ ना कुछ तो काम मैं करूंगा ही, भूखे तो नहीं रहूंगा। खैर, महात्मा होकर भी ये मेरे से स्वर्ण मुद्रा ले रहे हैं, ये बात भी मुझे कुछ हजम नहीं हो रही है। ये उपदेश तो मुझे ऐसे भी दे सकते थे। महात्मा वापस चुप हो गए। श्रीकांत ने कहा कि महात्मन, मैं 1 और स्वर्ण मुद्रा आपको देता हूं, मुझे दूसरा उपदेश दे दीजिए। महात्मा ने कहा कि देखो, किसी के भी हक की वस्तु का दुरुपयोग मत करना। छल से, कपट से, प्रपंच से उसके हक को मारकर उसके ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित मत करना। दूसरा उपदेश भी दे दिया। उसने कहा ठीक है महात्मा, जैसी आपकी आज्ञा, मैं इन दोनों उपदेशों को ध्यान में रखूंगा। पर श्रीकांत सोचने लगा, अभी भी मेरे पास 3 स्वर्ण मुद्राएं और है। यदि मैं 1 और स्वर्ण मुद्रा दे देता हूं तो पता नहीं व्यापार में ही काम आने वाली कोई अनमोल
ज्ञान की बात मुझे प्राप्त हो जाए। उसने कहा कि महात्मन, ये एक स्वर्ण मुद्रा है और लीजिए। महात्मा ने कहा कि वत्स, कभी भी किसी की गुप्त बात उजागर मत करना, समय आने पर वो अपने आप उजागर होगी, पर तुम किसी का मर्म देख लो तो उसे प्रकाशित मत करना। श्रीकांत ने कहा कि यह बात तो बिल्कुल सही है, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। अब सिर्फ 2 स्वर्ण मुद्राएं बची और इन 2 स्वर्ण मुद्राओं के अंदर मैं भला क्या व्यापार करूंगा। महात्मन, मुझे 2 और ज्ञान की बातें दे दो, ये दोनों स्वर्ण मुद्राएं भी आप रख लो। महात्मा ने कहा कि ठीक है, चौथी ज्ञान की बात मैं तुम्हें बता रहा हूं। कोई भी अत्यावश्यक कार्य से तुम जा रहे हो और रास्ते में तुम्हें किसी ने प्रसाद लेने के लिए आग्रह किया, खाने के लिए आग्रह किया, तो उसके आग्रह को कभी मत ठुकराना, क्योंकि इससे अन्न देवता का अपमान होगा। एक निवाला ही सही खा लेना, उसके बाद में जाना। उसने कहा ठीक है महात्मा। और 5वीं और अंतिम शिक्षा, कभी भी दुराचारिणी स्त्री का विश्वास मत करना, उससे बचने की कोशिश करना। यथा ज्ञापयति देवः, महात्मा की 5 बातें अपने दिलो दिमाग में फिट करने के बाद थोड़ी दूर चले तो महात्मा ने कहा कि बस, मैं सामने ही आश्रम के अंदर रहता हूं, अब तुम्हारा रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है, मैं यहीं पर अपनी साधना करता हूं, तुम्हारा पथ प्रशस्त हो। इसने भी आशीर्वाद लिया श्रीकांत ने और चल दिया। अब इसके पास कुछ भी नहीं था, खाने के भी लाले पड़ने वाले थे, ये जानता था, पर हमेशा उदात्त विचारों को अपने दिलो दिमाग में धारण करते हुए ये पॉजिटिव सोचने वालों में से था। आखिर श्रीकांत एक शहर में आया। शहर में घूमते घूमते मदन नाम का एक राजा के यहां पर गुड़शाला के अंदर काम करने वाला एक नौजवान उसे मिल गया। वार्तालाप के दौरान मदन ने कहा कि भाई तुम कौन हो, कहां से आए हो। श्रीकांत ने कहा कि मैं अमुक अमुक शहर से आया हूं और कुछ काम के लिए यहां पर भटक रहा हूं। मदन ने कहा यह तो बहुत अच्छी बात है, मुझे महाराज छुट्टी नहीं दे रहे हैं, मैं महाराज के घुड़शाला के अंदर 7 घोड़ों का निरीक्षण परीक्षण और उनकी सेवा वैयावच्च करता हूं, और मेरे घर में मेरी बहन का विवाह है, मैं जाना चाहता हूं। पर महाराज ने कहा कि तुम अपने स्थान पर किसी योग्य व्यक्ति को स्थापित कर दो, ये सारा काम संभला दो, तो ही तुम जा सकते हो, अन्यथा नहीं। श्रीकांत ने कहा मैं ये काम कर सकता हूं, क्योंकि उसे महात्मा की बात याद आई, यदि तुम व्यापार नहीं कर सको तो कोई भी काम करते हुए हिचकिचाना मत, वो काम हंसते हंसते करना। उसने कहा मैं तो नौकरी ही ढूंढ रहा हूं, चाकरी ही करनी है मुझे। उसने कहा ठीक है चलो। अपने अस्तबल के अंदर ले जाकर मदन ने श्रीकांत को अपने 7 घोड़ों को बताया कि देखो तुमको इनकी कैसी वैयावच्च करना है, किस तरह से इनको नहलाना है, किस तरह से इनको चना खिलाना है, सारी बातें समझा दी। और कहा कि आओ थोड़ी सी दूरी पर मेरे को एक स्पेशल रूम मिला हुआ है, कमरा मिला हुआ है, उसी में तुम जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम रहना। श्रीकांत बड़ा खुश हो गया, राजा के पास लेके गया उसे मदन और कहने लगा कि महाराज ये मेरा मित्र श्रीकांत है और अब मुझे आप इजाजत दे दीजिए, क्योंकि मेरे बदले में 1 महीने तक आपके 7 घोड़ों का ये ध्यान रखेगा। वैसे राजा के पास सैकड़ों घोड़े थे, उसी अस्तबल में अलग अलग बने हुए थे और 2500 सेवक उन घोड़ों की वैयावच्च और सेवा करते थे। श्रीकांत को मदन ने अपने अस्तबल के 7 घोड़े बता दिए। अब मदन आवश्यक वस्तुओं को लेकर अपने गांव की तरफ निकल पड़ा।
श्रीकांत सारी जिम्मेदारी के साथ में मदन के दिए हुए सातों घोड़ों का परिपूर्णता से लालन पालन सा करने लगा। वो सवेरे सवेरे उठता और घोड़ों की मालिश करता, घोड़ों को नहलाता और सभी घोड़ों के लिए 20-20 किलो चने दिए जाते थे। ये 20 किलो चने लेकर उनको पहले भिगोता, उनको पीसता और सातों घोड़ों के आगे रख देता था। सवेरे से शाम हो जाती थी, थक जाता था। इसने सोचा कि चलो बाकी के दूसरे सेवकों से भी मैं दोस्ती कर लेता हूं जो दूसरे दूसरे घोड़ों का ख्याल रखते थे। पर उनसे दोस्ती करने के लिए गया तो देखता है वे तो मस्त शराब पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं। श्रीकांत ने कहा कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुमने तुम्हारा काम कर लिया? अरे भाई हमने तो काम पहले ही निपटा दिया, अब आराम से अपना समय मिला है तो हम मस्ती कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, यही तो जिंदगी है। पर तुमने तो काफी चना इकट्ठा करके रखा है, तुमने घोड़ों को चना कहां खिलाया? उसमें से एक सेवक कहने लगा कि ए भाई तुम मदन के आदमी हो इसलिए तुम्हें बता देते हैं, हम 15-15 किलो चना बचा लेते हैं, सिर्फ 5 किलो चना हम घोड़ों को खिला देते हैं और उन 15-15 किलो चना को हम वापस व्यापारियों को बेच कर आते हैं और थोड़ा बहुत पैसा जो इकट्ठा होता है वो जमा भी करते हैं और बाकी मौज मस्ती में लगा देते हैं। यही तो जिंदगी है। तुम किसके लिए आए हो? अपने पेट के लिए आए हो ना। राजा के पास क्या कमी है, करेगा अपने आप। इसने कहा ये तो बहुत बुरी बात है, तुम तो धोखा दे रहे हो। एक तरह से तुम महाराज के आदेशों का अवहेलना कर रहे हो और किसी दिन महाराज को ये पता चल गया तो खैर नहीं रहेगी। अरे भाई ज्यादा उपदेश देने की जरूरत नहीं है, तुम मदन के आदमी हो इसीलिए हमने तुम्हें बता दिया। आगे से ये बात तुमने कहीं पर भी फैलाने की कोशिश की या बताने की कोशिश की तो समझ लेना तुम्हारी लाश का भी पता नहीं चलेगा, मार दिए जाओगे, बेमौत मार दिए जाओगे। ये चुपचाप वहां से उठता है और मदन के कमरे में आकर लंबी लंबी सांसें लेकर सोचने लग जाता है कि ये सब क्या हो रहा है। खैर उसके मन में एक बार विचार आया कि क्यों नहीं मैं भी 5 किलो चना खिलाऊं और 1 महीने के बाद तो मदन आने ही वाला है, इस 1 महीने में मैं बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं कमा लूंगा इन चनों को बेचकर और उस स्वर्ण मुद्राओं से व्यापार कर लूंगा। पर दूसरे ही क्षण इसके मन में दूसरी बात जो महात्मा ने बताई थी कि कभी भी किसी दूसरे का हक मत छीनना, छल कपट प्रपंच करके उसके हक के ऊपर अपना अधिकार स्थापित मत करना। नहीं, मैं घोड़ों का हक है उन चनों के ऊपर, मैं उन्हें बेचूंगा नहीं और मैं नीतिमत्ता के साथ में काम करूंगा। और श्रीकांत अपनी रोज की तरह से घोड़ों की अच्छी तरह से मालिश करने लगा और पूरा ध्यान उन 7 घोड़ों को एकदम तेज तर्रार बनाने में अपना पूरा समय व्यतीत करने लगा। अचानक एक दिन महाराज के मन में आया कि क्यों नहीं आज घोड़ों को देखा जाए। 1-1.5 साल हो गया मैंने घोड़ों की सवारी भी नहीं की है। उसने अपने मंत्री से कहा कि सभी अस्तबल के सेवकों को कहो कि वे शाही मैदान के अंदर अपने अपने घोड़ों को लेकर आ जाए। दूसरे दिन सभी सेवक अपने अपने घोड़ों को लेकर वहां पर उपस्थित हो गए। श्रीकांत भी 7 घोड़ों को लेकर आया, पर महाराज ने जैसे ही दूसरे घोड़ों को देखा तो वे कृशकाय हो चुके थे। महाराज को बड़ा गुस्सा आया। मंत्री से कहा कि इन घोड़ों की हालत ऐसे कैसे हो गई? मंत्री ने कहा लगता है किसी ने भी घोड़ों की तरफ ध्यान नहीं दिया है। पर जैसे ही महाराज श्रीकांत के घोड़ों के पास आया तो घोड़ों को देखते ही महाराज बड़े खुश हो गए। कहने लगे तुम मदन के ही मित्र हो ना, जो मदन 1 महीने के लिए गया है और बदले में तुम्हें
ड्यूटी करने को बता के गया। उसने कहा हाँ महाराज, एक काम करो, तुम कल मुझे दरबार में मिलो। सब सेवक चले गए अपने अपने घोड़ों को लेकर। दूसरे दिन श्रीकांत दरबार में गया तो महाराज ने कहा कि श्रीकांत बताओ, तुम्हारे सातों घोड़े इतने हट्टे कट्टे और मजबूत कैसे हो गए, बाकी के घोड़े क्यों नहीं? श्रीकांत ने कहा कि महाराज, यदि आप सच जानना चाहते हो तो सभी सेवकों को उपस्थित कीजिए, यहां पर बुलाइए। महाराज ने आनंद फानन में आदेश दिया, सारे सेवक आ गए। सेवकों के आते ही महाराज ने कहा कि हाँ श्रीकांत, अब बोलो। श्रीकांत ने कहा कि महाराज, ये सब के सब आपकी आंखों के अंदर धूल झोंक रहे हैं, आंख में धूल डाल रहे हैं, ये आपकी आज्ञा की अवहेलना कर रहे हैं, ये आपको ठग रहे हैं। प्रत्येक सेवक को 20-20 किलो चना दिया जाता है, प्रत्येक के पास 7-7 घोड़े हैं, पर ये लोग 15-15 किलो चना बाजार में बेच देते हैं और सिर्फ 5 किलो चना घोड़ों को खिलाते हैं। यही कारण है कि घोड़े रिष्ट पुष्ट होने के बजाय कमजोर होते चले जा रहे हैं। उन्हें उनकी खुराक ही पूरी नहीं मिलती तो भला वे रिष्ट पुष्ट कैसे होंगे? वे तो कृषकाय होंगे ना। अब राजा को यह सुनते ही भयंकर गुस्सा आया। राजा ने कहा सभी सेवकों को कि सच सच बताओ, वरना अभी के अभी तुम्हारी गर्दन कलम कर दी जाएगी। सभी घबराने लगे, थर थर कांपने लगे। सभी ने अपनी गलती और अपना अपराध स्वीकार किया और कहा कि आइंदा हम ऐसी गलती भूल कर भी नहीं करेंगे। श्रीकांत ने भी कहा कि महाराज, मैं भी आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि इस बार इनको छोड़ दो, भविष्य में ये ऐसी गलती नहीं करेंगे, और हां, यदि इन्होंने फिर से यही गलती दोहराई तो आप इन्हें जो चाहे सजा दे देना। श्रीकांत की बात को सुनकर महाराज खुश हुए। उन्होंने कहा कि ठीक है, इस बार मैं इन सभी को छोड़ता हूं, और हां, अपनी हीरे की अंगूठी निकालकर महाराज ने श्रीकांत को दिया और कहा कि ये तुम्हें मेरी तरफ से उपहार है, और आज से तुम पूरे अस्तबल के निरीक्षक रहोगे। ये बड़ा खुश हो गया। राजा की एक लड़की थी, नाम था उसका सुनंदा। सुनंदा अपने हाल में मस्त रहने वाली लड़की, अल्हड़ तरह की। खैर, इधर राजा ने कहा कि ये हीरे की अंगूठी मैं तुम्हें उपहार स्वरूप इसलिए भी दे रहा हूं कि तुम कभी भी बिना रोक टोक सिर्फ पहरेदारों को ये अंगूठी बताना, तुम्हें रास्ता मिल जाएगा, कोई तुम्हें रोकेगा नहीं, तुम मेरे तक पहुंच जाओगे। तुम राजमहल में कहीं पे भी आ जा सकते हो। तुम्हारी ईमानदारी के ऊपर मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं। ये बात सुनंदा के सामने राजा ने अंगूठी देते हुए कही थी। सुनंदा ने कुछ कहा नहीं। इधर मदन 1 महीने के पश्चात अपनी बहना की शादी कराकर जब वापस आया तो देखा उस समय में श्रीकांत कहीं गया था, पर उसका जो कमरा था बहुत अच्छी तरह से सजाया हुआ था, साफ सुथरा था। मदन का कमरा कभी पहले ऐसा नहीं होता था। खैर, इधर ये जब नहीं दिखा तो सोचा कहीं गया होगा। मदन अपने दूसरे सेवकों के पास जा पहुंचा तो सेवकों ने सब कुछ सच सच बता दिया कि तुम्हारे पीछे इस श्रीकांत ने किस तरह से हमारी पोल खोल दी, और अब हम वो गलती कभी भी करेंगे, और राजा को यदि पता चल गया तो हमारी खैर नहीं रहेगी। मदन ने कहा कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूं, हम कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, तुम चिंता मत करो। अब होता क्या है, श्रीकांत आता है तो मदन कहने लगता है कि वाह श्रीकांत, तुमने तो कमरे को एकदम बढ़िया से सजा के रखा है, साफ सुथरा है, क्या बात है। श्रीकांत ने भी पूरी घटना सेवकों की, इन्होंने किस तरह से 15-15 किलो
बेचना शुरू कर दिया था। शराब पीते हैं, ताश खेलते हैं, जुआ में लगे रहते हैं, ये राजा के साथ अन्याय कर रहे थे। सारी स्टोरी मदन को सुना दी, जो कि मदन पहले ही अपने सेवकों से सुन चुका था। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूं, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। दोनों गप्पा बातें करते करते सो गए। इधर श्रीकांत को नींद नहीं आ रही थी, बिजली कड़कड़ाहट कर रही थी, बादल गरज रहे थे। श्रीकांत ने सोचा कि चलो सातों घोड़ों को देख के आता हूं, उनके क्या हालात है। और ये चुपचाप उठा और घुड़साल के अंदर जा पहुंचा। इधर सुनंदा जो राजकुमारी थी, उसने अपने कक्ष का एक फर्श पीछे की तरफ सरकाया तो एक रास्ता, सुरंग निकल गई। उस रास्ते से होते हुए इसने मदन के वहां के पट्टे को हटाया और मदन के कमरे के अंदर आ गई। मदन सो रहा था, उसने उठाया कि मदन उठो। मदन हड़बड़ा के उठा और कहने लगा, राजकुमारी तुम? अरे श्रीकांत है यहां पर उसने जब आंखें विस्फारित नेत्रों से देखा तो श्रीकांत पलंग पर नहीं था। अरे कहां चला गया? अब सुनंदा कहने लगी कि तुम एक तो इतने दिनों बाद मिले हो और उसको यहां पर इस रूम में क्यों रखा गया? श्रीकांत ने कोई गलती नहीं की है यहां रहकर, पर महाराज मुझे मेरी बहन के विवाह के लिए इजाजत नहीं दे रहे थे। उन्होंने ही कहा कि कोई ना कोई घोड़ों का ख्याल रखने वाला चाहिए। हाँ मुझे पता है, महाराज ने उसे अंगूठी भी दी है अपनी स्वयं की, वो कभी भी आ सकता है। राजकुमारी तुम चले जाओ। पर राजकुमारी इतनी जल्दी जाने वालों में से नहीं थी। उसने कहा कि मदन तुम इतने दिनों बाद मिले हो और मुझसे प्रेम से मिलना तो दूर रहा, प्रेम से तुम वार्तालाप भी नहीं कर रहे हो। मदन चुप हो गया। इधर काफी देर से ये नहीं आया तो दोनों एक दूसरे से दिलो जान से प्रेम करते थे। सुनंदा तो मदन के पीछे पागल थी। अपना काम निपटाकर श्रीकांत जब अंधेरे में ही आया तो अचानक उसके कानों के अंदर एक स्त्री की आवाज मदन के साथ वार्तालाप करते हुए पाई गई। वो सोचने लगा, इस समय मदन किससे बात कर रहा है? उसने गवाक्ष में से जो छोटी सी फट थी झांक कर देखा तो राजकुमारी मदन के साथ। उसे बड़ा गुस्सा आया। सोचने लगा कि राजकुमारी भी अपने राजा के आंखों में धूल झोंक रही है। अभी जाके राजा को बुला लाता हूं और स्पष्ट रूप से बता देता हूं। पर दूसरे ही क्षण महात्मा की वो बात याद आ गई। तीसरी बात कि कभी भी किसी का मर्म प्रकाशित मत करना, किसी की गुप्त बात देख लो तो उजागर मत करना। वो चुप रहा। आखिर काफी समय तक जब श्रीकांत नहीं लौटा तो मदन ने कहा कि राजकुमारी अब तुम चली जाओ, श्रीकांत कभी भी आ जाएगा। श्रीकांत के बारे में मदन ने सब कुछ बता दिया तो राजकुमारी बोली कि तुम चिंता मत करो, कल सवेरे ही इस श्रीकांत को तो मैं सबक सिखा के रखती हूं। तुम निश्चिंत रहो, हमारे रास्ते में कोई कांटा मुझे नहीं चाहिए। इनकी वार्तालाप समाप्त हो गई थी। सुनंदा उसी गुप्त रास्ते से अपने महल में आ गई। उसने वो पट वापस लगा दिया। मदन भी चुपचाप सो गया था। इसने धीरे से दरवाजा खोला और ये भी आके देखता है तो सुनंदा कहां गई, क्योंकि काफी देर तक जब आवाज ही नहीं आई तो ये समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। आवाज क्यों नहीं आ रही? इसने धीरे से दरवाजा धकेला तो सुनंदा वहां पर थी नहीं। ये सोचने लगा कि जरूर यहां पर कोई गुप्त रास्ता होगा जहां से सुनंदा आई है। मदन जब किसी काम से चला जाएगा तब मैं वो रास्ता देख लूंगा। वो भी अपने अपने शैया के ऊपर आकर सो गया। इधर प्रातः काल होने से पहले ही सुनंदा जोर जोर से चिल्लाने लगी। महाराज की निद्रा भग्न हुई। वे दौड़े दौड़े आए
क्या हुआ क्या हुआ, क्या बात हो गई, तुम क्यों चिल्ला रही हो? तो सुनंदा ने कहा कि अभी अभी श्रीकांत आया था और उसने मेरे आबरू के ऊपर हाथ डालने की कोशिश की। महाराज को बड़ा गुस्सा आया, पर श्रीकांत यहाँ आया कैसे? पहरेदार कहाँ थे? महाराज, किसी पहरेदार को और सिपाहियों को बोलने की जरूरत नहीं, आपने स्वयं ने उसे हीरे की अंगूठी दी ना, वो शायद उसी को बताकर आया होगा, किसी ने रोका नहीं होगा। महाराज को याद आया, हाँ मैंने उसे अंगूठी दी थी। महाराज, मुझे पिताश्री, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे उसका सर चाहिए अब, तभी मैं अन्न जल लूंगी, वरना मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी पीऊंगी। महाराज ने कहा ऐसा ही होगा, तुम सो जाओ, निश्चिंत रहो, मैं कल उसे कड़ी सी कड़ी सजा दूंगा। नहीं महाराज, सजा नहीं, उसका सर धड़ से अलग कर दो, मुझे सर चाहिए उसका। जब तक मैं उसके सर को नहीं देखूं तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगी। महाराज ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा। अब महाराज प्रातःकाल उठकर भ्रमण कर रहे थे अपने उद्यान के अंदर। अचानक उनके दिमाग में आया कि रहीम कसाई को बुलाया जाए। रहीम कसाई भी महाराज का अंतेवासी था। गुप्त रूप से किसी का सर धड़ से अलग करना हो तो रहीम कसाई को ही महाराज आदेश देते थे। उसे बुलाया गया और कहा कि मैं एक व्यक्ति को तुम्हारे पास भेजूंगा और उसका सर तुम्हें धड़ से अलग करना है, धड़ को समुद्र के अंदर फेंक देना है और उसके सर को अच्छी तरह से पैक करके थाली में सजाकर उसको प्लास्टिक से ढककर, ताकि खून टपके ना, मेरे पास दूसरा व्यक्ति आएगा लेने को, उसे दे देना है। रहीम कसाई का आए दिन 2, 4, 5 महीने में ऐसा काम होता ही रहता था। अब महाराज ने दूसरे दिन, जो कि निर्धारित समय था, कसाई रहीम के पास जाकर उससे मिलना था, श्रीकांत को बुलाया। श्रीकांत को कहा कि श्रीकांत, एक काम है, कसाई रहीम के यहां पर जाना है और वो जो भी तुम्हें वस्तु दे उसे लेकर आना है, और हां, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, ये मेरा आदेश है। श्रीकांत ने कहा ठीक है हुजूर, जैसी आपकी आज्ञा। अब श्रीकांत रहीम कसाई के घर की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में नगर सेवक का घर था और नगर सेवक के बेटे का जन्म दिवस था, तो नगर सेवक ने काफी बड़े बड़े लोगों को बुलाया था। 11 बजे का समय होगा। अल्पोपहार के पश्चात भोजन की थाली लग चुकी थी। अचानक नगर सेवक, किसी की अगवानी के लिए कोई आ रहा था, बड़ा व्यक्ति, उसे लेने के लिए दरवाजे पर आए थे कि उनका ध्यान श्रीकांत की तरफ गया, क्योंकि श्रीकांत ने जब 7 घोड़ों को रिष्ट पुष्ट किया था और महाराज ने उसे अपनी अंगूठी इनाम के स्वरूप में दी थी, तो ये नगर सेठ भी वहां पर मौजूद था। उसने पहचान लिया, अरे श्रीकांत तुम, आओ आओ आओ, बहुत अच्छे मौके पर तुम आए हो, कुछ ना कुछ प्रसाद पाकर जाओ, कुछ ना कुछ खा के जाओ, ऐसे मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। श्रीकांत ने कहा मुझे महाराज के जरूरी काम से जाना है, मैं फिर कभी आपके यहाँ नहीं नहीं नहीं, तुम चाहे एक निवाला लो, पर मेरे यहाँ आज तो तुम्हें खा के ही जाना पड़ेगा। अचानक इसे महात्मा की चौथी बात याद आई, कितना भी आवश्यक कार्य हो, कोई आपको भोजन के लिए, प्रसाद पाने के लिए कहे तो उसको ठुकराना मत, अन्न देवता का अपमान होगा। ये बात ध्यान में आते ही उसने कहा कि ठीक है चलो। इधर महाराज अपने ही महल में घूम रहे थे कि रहीम कसाई अब उस श्रीकांत को छोड़ेगा नहीं, जैसे ही वो जाएगा भीतर ले जाएगा और उसकी गर्दन मेरे पास जल्दी से जल्दी भेजेगा, पर मैं लेने के लिए किसको भेजूं? गवाक्ष में से ही महाराज का ध्यान मदन के कमरे पर पहुंचा, तो मदन भी सोच रहा था कि महाराज ने आज श्रीकांत को क्यों बुलाया और श्रीकांत अभी तक आया नहीं। महाराज ने सोचा कि यह मदन ही सही है, इसे बुलाता हूं। मदन को बुलाया और कहा कि मदन,
एक जरूरी काम है, रहीम कसाई के पास जाओ और वो जो भी वस्तु तुम्हें दे उसे चुपचाप मेरे पास लाकर रख दो, और बीच में तुम्हें खोल कर देखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि महाराज जानता था ये मदन भोला भाला है, ये कुछ ज्यादा सोच विचार करने वाला व्यक्ति नहीं है, ये फटाफट लेकर आ जाएगा। यही हुआ, मदन को भेज दिया। मदन कसाई के पास जाते ही कसाई ने सोचा कि यही व्यक्ति है, आओ देखा ना ताओ, उसका सर धड़ से अलग कर दिया और पैकिंग करके रख दिया। इसी बीच इसका भोजन प्रसाद हो गया था, इसका विलंब हो गया था जाने में। इसने सोचा अरे भाई मुझे तो महाराज ने, श्रीकांत सोचने लगा कि उस कसाई रहीम के वहां पर भेजने में लाकर जाकर कुछ लाने के लिए कहा है। वो भागा भागा बड़ी तेज गति से रहीम कसाई के पास पहुंचा और कहने लगा कि मुझे महाराज ने भेजा है, आप कोई वस्तु मुझे देने वाले हो जो कि महाराज तक पहुंचानी है। उसने कहा हाँ वस्तु रेडी है। कसाई को तो कुछ पता ही नहीं था। उसने मदन का सर जो पैक करके रखा था श्रीकांत के हाथों में रख दिया और कहा कि बीच में खोलना मत, महाराज को ही देना वरना महाराज कड़ी सजा देंगे। उसने कहा मुझे क्या लेना देना, पर कसाई के यहाँ महाराज का ये क्या काम, खैर मैं ज्यादा क्यों सोचूं। और श्रीकांत जब महाराज के पास पहुंचा, सुनंदा और महाराज दोनों इंतजार कर रहे थे बेसब्री से, पर जैसे ही उन्होंने श्रीकांत को आते हुए देखा सोचने लगे ये तो अभी तक यही है, कसाई के पास गए नहीं, इसके हाथ में क्या है। महाराज ने कहा कि तुम गए नहीं। हाँ महाराज, मैं रहीम कसाई के वहां से ही आ रहा हूं और उन्होंने ये चीज दी है, ये किसका है। खोला गया तो उसमें मदन का सर था। मदन के सर को, कटे हुए सर को देखते ही तीनों के मुंह से एक साथ चीख निकली, मतलब राजा के, सुनंदा के और श्रीकांत के भी चीख पड़े। श्रीकांत कहने लगा ये तो मदन का सर है, और मदन के सर को देखते ही सुनंदा बिलक बिलक कर रोने लगी। बेइंतहा प्रेम करती थी। उसके सर को अपने हाथ में लेकर कहने लगी कि प्रियतम तुम मुझे छोड़कर चले गए, मेरा ही बुना हुआ जाल के अंदर मैं खुद फंस गई, मेरी वजह से तुम्हारी हत्या हो गई। मैंने तो इस श्रीकांत की हत्या के बारे में सोचा था। राजा सोचे क्या बोल रही है ये, सुनंदा तुम क्या बक रहे हो। राजा ने तलवार निकाल ली, पर राजा सब कुछ समझ गए। आखिर सुनंदा ने कहा कि पिताश्री मैं मदन से बेइंतहा प्यार करती थी और आज मदन ही नहीं रहा तो मैं जीकर अब क्या करूंगी। उसने अपने ही पिता के लगी हुई कटार निकाली और अपने पेट के अंदर डाल ली। हाथ जोड़कर श्रीकांत को भी कहने लगी कि मुझे माफ कर देना, मैं अंधी हो गई थी अपने प्रेम के अंदर, और जब कल इसने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया तो मैंने अपने रास्ते का कांटा रास्ते से हटाने के लिए तुम्हें हटाने का सोचा और मैंने ये चाल चली। पर मेरे पिताश्री ने उस रहीम कसाई के पास पता नहीं क्या बोला, मैं नहीं जानना चाहती, पर जो भी हुआ अनर्थ हो गया। इसीलिए मैं मेरे मदन के पास जा रही हूं। और उसने हमेशा हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। राजा सोचने लगा कि मैंने ये बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब प्रजा भी मुझे पूछेगी। राजा न्यायप्रिय था, मैं क्या जवाब दूंगा। मैं राजा हूं, इसका मतलब मुझे सजा नहीं मिलनी चाहिए, सजा जरूर मिलनी चाहिए, पर यह सजा मैं स्वयं को दूंगा। उसने दूसरे दिन पूरे दरबार को एकत्रित किया, बुलाया और अपना गुनाह, एक निर्दोष व्यक्ति को मारने की सजा क्या होती है वो स्वयं मैं लेना चाहता हूं। और राजा ने पूरी हकीकत बता दी, क्योंकि राजा की एक ही लड़की थी और वो भी चल बसी। राजा ने कहा मैं बस संन्यास आश्रम ग्रहण करना चाहता हूं और ये श्रीकांत सबसे योग्य है, निरपराध था और मैं उसे मारने की सोचने लगा। और राजा ने पूरी कहानी अपनी प्रजा को बता दी और हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहा कि आज से श्रीकांत ही तुम्हारा राजा रहेगा। मैं हमेशा हमेशा के लिए वानप्रस्थ जीवन यापन करने के लिए जंगल में जा रहा हूं। और राजा सचमुच में
वस्त्रों को उतारकर, राजकीय वस्त्रों को छोड़कर सन्यास के जो वस्त्र रहते, गेरुए वस्त्रों को धारण कर जंगल की तरफ निकल पड़े। विधिवत श्रीकांत का राज्याभिषेक हुआ। श्रीकांत अब राजा बन गया, पर उसे याद आई उन महात्मा की 5 बातें। उसे मालूम तो था महात्मा का आश्रम कहां है। पहुंच गया। राज्याभिषेक के दूसरे ही दिन महात्मा के चरणों में अपना मुकुट रखकर कहने लगा कि महात्मन, आपके दिए हुए 5 शिक्षाओं के कारण से आज मैं कहां से कहां पहुंच गया हूं। पर एक शंका मेरे मन मस्तिष्क के अंदर हमेशा बनी रही है, उसका निराकरण चाहता हूं। कहो क्या बात है, कौन सी शंका? श्रीकांत कहने लगा कि ये 5 उपदेश आप मुझे ऐसे भी बता सकते थे, बिना स्वर्ण मुद्राएं लिए। मेरे पास आप जानते थे कि सिर्फ 5 ही स्वर्ण मुद्रा है, फिर भी आपने मेरी वो 5 स्वर्ण मुद्राएं ली और मुझे 5 उपदेश दिए। ऐसा क्यों किया? भला आपको स्वर्ण मुद्राओं से क्या काम? महात्मा ने कहा, मैं तुम्हें ऐसे भी उपदेश दे सकता था, पर ऐसे ही उपदेश देता तो उन उपदेशों की कोई वैल्यू नहीं रहती, कोई कीमत नहीं रहती। तुमने स्वर्ण मुद्राओं को देकर उन उपदेशों को स्वीकार किया और तद्रूप तुमने इसीलिए पालना की, वरना तुम भूल जाते। इसलिए दोस्तों, कोई किताब भी खरीदना है ना, खरीद के पढ़ो तो एक एक लाइन आप उसकी पढ़ोगे, वो ज्ञान आपको आत्मसात भी होगा। कहने का तात्पर्य है दोस्तों, फ्री की चीज की कोई वैल्यू नहीं रहती है। खरीदी हुई चीज हमेशा उसका सही सदुपयोग होता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ऐसी ही मजेदार कहानियां, शिक्षास्पद कहानियां सुनना चाहते हो तो आज की कहानी यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स के अंदर अपना अभिमत जरूर अभिव्यक्त करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।